अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक और माज़रत आज के प्रोग्राम के लेट शुरू होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी जो हमारे सेटेलाइट से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिसके ज़रिए हम आपके घरों तक ये नशरियात पहुँचाते हैं, तो उसके लिए माज़रत। और आज हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले अहम ख़बर आपको बताएं कि भारत की शुमाली रियासत शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की तहरीक ज़ोर पकड़ रही है। और कल इंडिया की मोदी हुकूमत ने कल मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल नाफिज कर सदारती ऑर्डर नाफिज कर दी, जिसको यहाँ पाकिस्तान में गवर्नर राज कहते हैं। इससे लगता है कि वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए बात करें। लेकिन साथ साथ वहाँ दो कबाइल के दरमियान एक तनाज़ा भी चल रहा है, कुकी कबाइल और मिती कबाइल। और कुकी कबाइल जो हैं वो इस मुल्क से आज़ादी चाहते हैं, जिसको सख्ती से दबाया जा रहा है। तो हम कुछ दिन पहले तक बलूचिस्तान पे के मामला पर गौर कर रहे थे। हिंदुस्तान को भी वही सूरत हाल का सामना है और उसके साथ लेकिन इंडिया खामोश नहीं बैठा और उसने पाकिस्तान के साथ कश्मीर के बॉर्डर पर छेड़छाड़ शुरू कर दी है। और पाकिस्तान के जो 2021 से इंडिया के साथ हमारा मुआहदा था लाइन ऑफ कंट्रोल पे अमन और अमान से रहने का, सुकून से रहने का, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और पाकिस्तानी फ़ौज के 2 जवान शहीद किए उन्होंने कुछ दिन पहले। और पूंछ और बटल सेक्टर में उन्होंने खिलाफ वर्जी की और उसकी वजह वो ये बयान कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के ज़िला कठुआ में मुजाहिदीन ने कार्रवाई की, जिससे फोर्सेस के 3 लोग हलाक हुए और 3 ज़ख्मी हुए। और इसके साथ आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत वाज़ेह तौर पे इंडिया के इस वायलेशन को का नोटिस लिया गया है और ये भी कहा गया कि भारतीय खिलाफ वर्जियाँ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो कश्मीर में हो रही हैं, पाकिस्तान को उस पर तशवीश है और ये पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा। साथ ये भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को पाकिस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। आज के प्रोग्राम का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूं कि टॉप स्टोरी हमारी होगी खान और इस्टेब्लिशमेंट की डील और पीटीआई अंदरूनी इख्लाफात, और दूसरा ये केनाल तनाज़े पर दूसरा मौक़िफ़ क्या हम सिंध का मौक़िफ़ सुन रहे हैं, सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन दूसरा मौक़िफ़ भी है, वो भी आपको सुनवाएंगे। हॉट इशू ट्रंप टैरिफ और पाकिस्तान की तैयारी, इस पर तारिक फजल चौधरी से बात करेंगे। और एडिटोरियल हमारा आज का होगा ट्रंप टैरिफ, इंडिया को राहत और पाकिस्तान पर सख्ती। शुरू करते हैं हम आज की टॉप स्टोरी से, लेकिन सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि बशीर मेमन साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध, उनसे पहले बात कर लें मुख्तसर केनाल तनाज़े पे जो दूसरा मौक़िफ़ है। बशीर मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 6 नई स्ट्रेटजिक नहरों की तामीर का फैसला हुआ था। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जिसमें पंजाब भी शामिल है, सिंध भी शामिल है और उस पर साइन भी हुए हैं दोनों हुकूमतों के। तो अब ये सिर्फ पंजाब पे अटैक क्यों हो रहा है, जबकि हम देखते हैं कि नहरें जो हैं उनमें सिंध में रेती नहर है और थर नहर है, 2 नहरें सिंध की हैं। पंजाब में चोलिस्तान नहर है, ग्रेटर थल नहर है और बलूचिस्तान में किच्छी नहर है और खैबर पख्तूनख्वा में चश्मा राइट बैंक कैनाल। तो तमाम सूबों की नहरें इसमें हैं, लेकिन तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही है। क्या ये सियासत है, गंदी सियासत है कौमपरस्ती के नाम पे? मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं कोई भी जवाब देने से पहले मैं आपको सिर्फ एक 1 लाइनर आपको बता, जो 91 के अकॉर्ड पे मनो अमल और किसी भी सूबे का हिस्से का पानी किसी को भी 1 गैलन तो छोड़े, 1 फीट तो छोड़े, 1 घूंट भी ना चाहिए। 91 का अकॉर्ड नवाज शरीफ साहब ने किया था 1991 में, और तो रोजी रोटी का जरिया है हमारे जानवरों। बशीर साहब आपकी आवाज़ में कुछ गड़बड़ आ रही है, कनेक्शन ठीक नहीं है और दोबारा आते हैं, लेकिन इंटरनेट के प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और हमने दुनिया में तरक्की करनी है और दुनिया के साथ दौड़ में आगे जाना है। आईटी में देखते हैं क्या होता है। और अभी अगर मलिक अहमद बुचर साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अगर उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मलिक साहब खुश आमदीद। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि दहशतगर्दी पर हमारी पॉलिसी मुज़ाकरात है, लेकिन कोर कमांडर जी
लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से जो अभी एलामिया जारी हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो पीटीआई किस तरफ है? जी बात यह है कि पीटीआई तो डेफिनेटली दहशत गर्दों के साथ नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि गद्दारी और दहशत गर्दी के सर्टिफिकेट पीटीआई को क्यों दिए जा रहे हैं। और नहीं, कोई नहीं दे रहा, वो तो कह रहे हैं, आली मीम साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात कर रहे हैं दहशत गर्दों से। आज का है। हम ये चाहते हैं कि दहशत, मेरी बात सुने, मैं अर्ज करता हूँ आपको। जी जी देखिए, जी जी, जो बलूचिस्तान की अलहदगी की तहरीक है ना जी, ये 70 से शुरू हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहले इस तहरीक में सरदार साहबान होते थे, जो मेन स्टेक होल्डर होते थे, वो कभी इस तहरीक को उठा लेते थे, कभी कुछ एक बड़े मुनज़्ज़म केपी की बात कर, वो दबा लेते थे। गन्नापुर साहब टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत है। जी देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, उसमें ये डेफिनेटली हमारे जो साउथ केपी के है उसमें दहशतगर्दी हो रही है और बड़े हौलनाक वाक़यात हुए, और उस पर काबू भी कोई इतनी आसानी से नहीं पाया जा रहा। तो मेरा जो ख्याल है कि दोनों एंड हमें खुले रखने चाहिए, क्योंकि केपी के चीफ मिनिस्टर उधर मौजूद हैं, उनको सूरत हाल का पता है। तो बजाय इसके कि आप कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन दे दें केपी के, क्योंकि देखिए पहले अमन जिरगे में भी जा चुके हैं सीएम केपी के, और एपेक्स कमेटी में भी जाते हैं, इनके साथ बैठते हैं। तो ये मामला अल्टीमेटली होना वही है, अगर दहशत गर्द हैं वो किसी कौमी धारे में नहीं आते तो दहशत गर्दों के साथ रहत नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि रहत होनी चाहिए, लेकिन बैठ के भी कुछ मामलात हैं उनको हल करना चाहिए। जी अच्छा, ये बताइएगा कि हमाद अजहर साहब ने, पंजाब के सदर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया चौथी दफ़ा, उन्होंने कहा ये आखिरी दफ़ा है, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ तैमूर सलीम झगड़ा जो वज़ीर ख़जाना थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन पर 36 अरब रुपए की बदनवानी का इल्ज़ाम लगाया है सूबाई हुकूमत ने, आपकी पीटीआई की हुकूमत ने। साथ अली मीन गंडापुर और उनके भाई पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो करप्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक दूसरे आतिफ खान साहब हैं, शहराम तरकई हैं, ये सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई के अंदर। क्या ये इशारे हैं इस तरफ कि पीटीआई अब जो है वो ज़वाल पजीर है और एक दूसरे की बदनवानी के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच तो कुछ होगा, या सब झूठ है? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, जो इख्तिलाफ राय होता है ना जी, हर जमात में होता है। देखें, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 36 अरब रुपए का गबन अतराफ है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़वाल पजीर इसलिए सर नहीं हो सकती कि वोट तो इमरान खान को मिला है, जिसका ना कोई निशान था, न जिसका कोई निशान का वजूद था, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। अब रहेगी इल्ज़ामात की बात। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि उधर ये चीज़ें चल रही हैं केपीके में, ये आप मत भूलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात से गुजर रही है, और ऐसे हालात किसी जमात को किसी दौर में भी फेस नहीं करने पड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने पड़ रहे हैं। देखिए, इमरान खान नहीं, इन हालात में तो यूनाइटेड होना चाहिए ना, बजाय इसके एक दूसरे पे बदनवानी के इतने संगीन इल्जाम दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। हाँ जी, ये तो कुछ दाल में काला नहीं है। हाँ जी, उसमें मैं नहीं समझता कि अभी चूंकि मेरे पास कोई ऐसी कंक्रीट एविडेंस या मुझे कोई ऐसी कंक्रीट केपीके की गवर्नमेंट है नहीं पता, मैं इसलिए कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन गौर खान जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने आज कोई ज़बान बंदी पे बात की है। देखिए, ये हमारे जो हालात हैं ना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें इस मौके पे यूनाइटेड होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है वो इस मखसूस हालात में ये छोटी मोटी आपस में नोक झोंक चलती रहती है। जिसने भी छोटी मोटी है, 36 अरब रुपए का 36 अरब रुपए की बदनवानी छोटी मोटी तो नहीं है मलिक साहब। और दूसरी बात, हमाद अजहर साहब के बारे में जो शिकायत लगी खान साहब को कि आलिया हमजा को काम नहीं करने दे रहे, वहां पंजाब में भी यही हालात हैं, तो क्या हमाद अजहर साहब वाकई आलिया हमजा को काम नहीं करने दे रहे थे? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है जी। आली हमजा साहिबा ने तो खुद इसकी तरदीद कर दी है ना। हमाद अजहर साहब ने अपनी ट्वीट में ये बात की है।
तो फिर हमाद अदर क्यों इस्तीफा देंगे? उनका फैसला है ना जी। अब अभी सर अभी उनका इस्तीफा मंजूर तो नहीं हुआ। ये तो पार्टी में इस्तीफे आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। हमाद अदर साहब पार्टी का एक हिस्सा हैं जी, और बड़ी उसकी कुर्बानी है, उसको हम कोई नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात। एक्चुअल होता क्या है? होता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोटी सी छोटी बात को कंसिडर किया जाता है, वो मीडिया का मौजू बनती है, उस पर लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बहस होती है। अदरवाइज़ हमाद अदर पार्टी का एक एसेट हैं, पार्टी का हिस्सा हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के बारे में तो मैं वसूख के साथ आपको कह सकता हूँ, क्योंकि आलिया हमजा साहिबा ने भी उस बात की तरदीद कर दी है जिसका जिक्र उन्होंने हमाद अदर साहब ने अपनी उसमें ट्वीट में किया है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए जी। अच्छा, ये बताइएगा जो जुनैद अकबर साहब ने आज फरमाया है, अमेरिका से कुछ लोग आए हैं खान साहब की रिहाई के लिए, वो कह रहे हैं कि वो रिहा करवाएंगे, उस पर एक नया तनाज़ा शुरू हो गया पीटीआई के अंदर, और फिर आप इल्ज़ाम तो हुकूमत को देंगे, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी पार्टी की भी है। तो क्या वो गलत है, वो नहीं छुड़वा सकते, या उनकी जो कोशिशें हैं उनमें खुलूस नहीं है? जो अमेरिका से लोग आए थे डॉक्टर्स खान साहब की मुफाहमत करवाने के लिए। देखिए सर, मैं एक अर्ज़ कर दूँ आपको। देखिए, अमेरिका का जब इलेक्शन हुआ था ना, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने एक नैरेटिव अपनी वॉलंटियरली अपने आप ही उधर एक नैरेटिव बनाया था ट्रंप की मदद में कि आप खान साहब की मदद करेंगे, पहली बात, जिसको इन्होंने बड़ा इशू बनाया। लेकिन असल बात यह है कि उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उधर ओवरसीज़ ने नैरेटिव बनाया, उसको इन्होंने कहा जी ये ट्रंप की तरफ देख रहे हैं। आखिर में जब ट्रंप ने एक थैंक यू कहा तो वो इनकी तसल्ली हुई, चुप हो गए। अब अगर कोई ओवरसीज़ डेलीगेशन आता है, कोई मिलता है, कोई स्टेब्लिशमेंट से मिलता है, कोई गवर्नमेंट से मिलता है, वो बात करता है इस तरह। तो तुर्की के प्रेसिडेंट ने भी कौमी असम्बली में बात की है कि मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ, जब मेरी ख्वाहिश है कि काश इमरान खान इधर मौजूद होते। तो अब क्या, देखिए ये चीज़ें जो होती है ना जी, क्या उसमें ये हम समझे कि हमने तो आप इसका आप भी फेक न्यूज़ पढ़ के आगे तबसरे करते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। खैर चलें, ठीक है, वक्त हमारे पास कम है आज, थोड़े से ठीक है मसाइल भी थे। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद बुशत करने का। हमारा रब्ता दोबारा बहाल हुआ है बशीर मेमन साहब से, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध। मेमन साहब, आप फरमा रहे थे उन 6 नहरों के बारे में। 6 नहरें 6 हैं, एक है, कितनी हैं पहले तो ये बता दें। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूँ। पहला मेरा जो ओपनिंग पंच लाइन होगी वो ये होगी कि जो 91 का एकॉर्ड है उस पर मनो अमल होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह। किसी भी सूबे का उस पर एतराज है सिंध को, मुख्तसरन बताएं उस पर सिंध को एतराज है। इरसा सिंध के मेंबर कहते हैं कि पानी पंजाब चोरी कर रहा है, मैं पूरा दे ही नहीं रहा। मैं आपको दूसरी अर्ज करने लगा हूँ। टेलीमेट्री सिस्टम को लगाना चाहिए, टेलीमेट्री सिस्टम लगाना चाहिए उधर, जो कि लगा हुआ था फिर बंद क्यों हुआ? अच्छा, फिर आप मुझे बताएं, आपको पता है, आप तो एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफी है, आप मुझे बताएं किसने उतारा और कब उतारा? नहीं, आप भी बता सकते हैं, आप सदर हैं सिंध मुस्लिम लीग नून के। 2008 में वो उतर गया। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, मैं आपको अर्ज करूं बजाय इसके कि इख्तलाफी बातों में जाने के, अभी टेलीमेट्री निजाम लगना चाहिए जो कि एक्सेसिबल हो ऑन नेट टू एवरीबडी थ्रू आउट पाकिस्तान, जो कि इंश्योर करे कि नहीं, मुझे मैं आम लोगों के लिए समझने के लिए एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आज गढ़ी खुदाबख्श में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो बरसी हो रही है उसमें भी ये इशू बना हुआ है, और सिंध में बना हुआ इशू। मसला नहर का है या मसला पानी का है? क्योंकि पानी अगर तमाम सूबों में मसावी तकसीम है 1991 के मुआहदे के मुताबिक, तो उस पानी से पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा अपने हिस्से की 100 नहरें निकालें या एक नहर निकाले, फ़र्क क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको जो हमें ये बताया जाता है, पिछले 5-6 साल से ये बताया जा रहा है, और 2 साल पहले अभी बताते हैं कि 2 साल पहले पानी चोरी हुआ था। अच्छा, तो उनसे सवाल मेरा ये है कि 2 साल पहले जब पानी जा रहा था तो उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया?
नंबर 1। नंबर 2, पब्लिकली आके बताना चाहिए था। अब ये दूसरा मैं बिल्कुल इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 91 के अकॉर्ड के तहत पानी हमें अपने शेयर का बिल्कुल 100% उतने मिलना चाहिए जितना कि 91 के अकॉर्ड जो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था, करवाया था एज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उस पर टेलीमेट्री निज़ाम, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में ये सारे सिस्टम राइज हैं जो कि नेट पे अवेलेबल हो। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, जब वो बढ़ गया, जब मुझे अपने हिस्से का पानी मिल गया तो मुझे क्या एतराज हो सकता है किसी भी डेवलपमेंट में? अब आ जाए। ठीक, ये जो 6 कैनाल की जो बातें कर रहे हैं, एक कैनाल बना हुआ है, रेनी कैनाल वो सिंध में है, कच्छी कैनाल बलूचिस्तान में है, और वो चश्मा कैनाल उधर केपी के में जा रहा है। अब जब ब्रीफिंग मिली थी और जो अप्रूवल दिया था वो तो आपको पता है कहाँ से मिली थी, वो तो मिनट्स भी पड़े हैं। ठीक है, चले, ठीक है, वो पढ़े यार उस वक्त हुआ। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मेमन साहब से दोबारा बात करेंगे, वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू ट्रंप, टैरिफ और पाकिस्तान की तैयारी, इस पर बात करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और हमारा आज का हॉट इशू कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है पूरी दुनिया में तमाम ममालिक पे, उस पर पाकिस्तान पर भी लगा है, उसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे और क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उसके नफ़ा या नुकसान जो भी हो उसका फ़ायदा उठा सके या नुकसान से बच सके। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर हमारे साथ हैं, और साथ जो PTI के साथ मामलात चल रहे हैं, और PTI के जुनैद अकबर साहब जो सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम पीर से एक नई कैंपेन शुरू कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कैंपेन, जिसमें पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि PTI के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है और इसके असरात क्या पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत पे। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, ईद मुबारक। ईद के बाद पहला दिन वर्किंग डे, और ख़बर यह आई है कि पाकिस्तान ने एक स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया है जो ट्रंप ने अनाउंस किया है टैरिफ के मामलात, और उस पर पाकिस्तान पे 29% लगाया है, लेकिन इंडिया पे 26% लगाया है। शरीफुल्लाह को पकड़ के तो आपने दिया अमेरिका को, शुक्रिया भी इन्होंने किया, स्टेट ऑफ द नेशन खिताब जो उन्होंने किया कांग्रेस से ट्रंप साहब ने, लेकिन रेवड़ियाँ बांट दी हैं इंडिया के साथ। कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपको भी और आपके तमाम चैनल को बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए, ये जो अमेरिकन टैरिफ वाला मामला है, पहली बात तो ये है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के ममालिक के साथ जो अमेरिका ने टैरिफ वाला मामला किया है, एक फ़र्क है ये नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना कि ये है अनप्रेसिडेंटेड। इसमें तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इस फेज़ में है कि हम इसको किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे। ममालिक का रिस्पॉन्स आना भी शुरू हो गया है, वो जर्मनी ने कोई बात की है, चाइना ने जो है उसने भी कोलैटरल टैरिफ लगाने की बात की है, और हमने भी इसमें ताख़ीर नहीं की। वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी है। हमारे जो सेक्रेटरी हैं कॉमर्स के, तजारत के, उनकी ज़ेर निगरानी हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है ताकि तमाम इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। और बिल्कुल जो आपने सही फरमाया कि इससे पाकिस्तान को नुकसान कम से कम हो और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलनी है। देखें, आप ज़ाहिर है जिन जिन ममालिक की अमेरिका के साथ तजारत थी उसमें फ़र्क तो आना है। देखिए, वो फ़र्क को आप किस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये आपके लिए एक चैलेंज। ये मैं इस पे आता हूँ भी। पहले एक फ़र्क जो है जो दूसरे ममालिक पे लगा और पाकिस्तान पे लगा, ये आवाम को समझाने के लिए कि अमेरिका ने वो किया है कि अगर उसका सामान पाकिस्तान आता है और उस पर 20% टैक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, और पाकिस्तान का सामान अमेरिका जा रहा है और उस पर 10% टैक्स है, तो उसने बराबर किया है, रेसिप्रोकल किया उसने। ठीक है, जितना आप हम पे लगाएंगे उतना हम आप पे लगाएंगे। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो अमेरिका से सामान आ रहा है, कॉटन है, उस पर ज़ीरो टैक्स है, और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसमें पाकिस्तान ने तो कम टैक्स लगाया है जितना हम अमेरिका जो सामान भेज रहे हैं उस पर लगा हुआ है। सिवाय आयरन और स्टील के, उस पर 20% टैक्स है जो पाकिस्तान ने लगाया है कि अपनी हमारी सनत को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए। तो हमारे तो मामला तो इतने ख़राब नहीं थे अमेरिका के साथ, ट्रेड इम्बैलेंस था, हम ज़्यादा वहाँ भिजवाते हैं, लेते हैं वहाँ से कम है। तो आप नहीं समझते कि अमेरिका को ख्याल करना चाहिए था जब आपने उनको शरीफुल्लाह भी पकड़ के दिया है, खुश भी हैं, तो समझते नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो सकती? साहब,
शरीफुल्लाह का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला के है। दरमियान तमाम मामला और होते हैं, मैं आपको ये बात सब बता कुछ रहा टेबल पे हूँ होता है। क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी जो है अनप्रेसिडेंटेड है। अमेरिका में इस तरह की पॉलिसी अमेरिका की तारीख में कभी नहीं रही। ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद कुछ नए इकदाम जो उन्होंने उठाए हैं, उसमें ये पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला सबसे बड़ा अमल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पूरी दुनिया जो है वो इस फेज़ में है कि हमने इसको परसीव किस तरह करना है और उसमें फिर इसको जो है उस पर रिएक्ट कैसे करना है। इसको अब इसमें ये नीटी ग्रिटी कि हमने कौन सी चीज़ अमेरिका से लेते हैं, और फिर देखिए तो ट्रेड पॉलिसी जो होती है ना, ये आइटम टू आइटम वाइज आप रिवाइज भी करते रहते हैं, चीज़ें फ्रेश भी होती रहती हैं। और पाकिस्तान की अमेरिका के साथ नहीं, बाकी ममालिक के साथ भी इसी नोयत की ट्रेड पॉलिसी है और बनती रहती हैं। हमारे हर एम्बेसी के अंदर जो है हमारे तजारती जो है अटैची होते हैं और वो कॉमर्स के, और वो इन चीज़ों को देखते रहते हैं। बहरहाल अभी मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू रिस्पॉन्ड इस इशू को, चूँकि हम इस पर एक संजीदा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। हमारे जो इस वक्त सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अमेरिका में, वाशिंगटन DC में, मैं कल भी उनकी बात सुन रहा था, वो भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल राब्ते में हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम ट्रम्प नहीं, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप काम करें, लेकिन सवालात हैं कुछ। देखें, एक तो ये है कि अब बिजली की कीमतें कम कर दी आपकी हुकूमत ने, और अब दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें, फ्यूल की कीमतें गिर गई हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बहुत तेज़ी से गिरी, 2 दिन में बहुत तेज़ी से गिरी और शायद और गिरें। इस दोनों चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हो सकता है। और जो चीन पे, वियतनाम पे, बांग्लादेश पे, कैम्बोडिया पे और इंडोनेशिया पे जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया अमेरिका ने, वहाँ से जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं अमेरिका में, वही पाकिस्तान से भी तकरीबन जा रही हैं, लेदर एंड टेक्सटाइल। तो हम पे उस हिसाब से कम टैक्स है। तो आपने कोई प्लानिंग, कोई वो शबाज स्पीड हम सुनते हैं, मोहसिन नकवी स्पीड भी आ गई है मार्केट में, कोई ऐसा प्लान ये सोचते रहेंगे या फौरी तौर पे आप इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे? इस पर स्पीड की तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट का आपने ये देखा है कि हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च वाली गवर्नमेंट नहीं है। ये जो बिजली की कीमतें कम हुई हैं, इसमें अगर आप देखें तो जिस वक्त हमने गवर्नमेंट ली थी पिछले साल, अगर आप मई जून की बात करें तो उससे अब तक, यानी अगर जो 50 रुपये यूनिट था वो 34 रुपये पे चला गया है। मैं सनती यूनिट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो घरेलू सार्फिन की बिजली पे देखें आप, तो वो भी 10 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क जो है उन्हें ओवरऑल पिछले साल से अब तक दिया गया है। अभी तो 7.5 रुपये तकरीबन अभी जो है वो सस्ती हुई है। अब ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम हो रही हैं, तो मैं आपको वसूख से ही बात आज बता रहा हूँ, चूँकि हमारा पेट्रोल की कीमत जो हर 15 दिन के बाद रिवाइज होती है, ये बेनिफिट आवाम को बरह रास्त ज़रूर मुंतकिल किया जाएगा। नहीं, बेनिफिट तो होगा, लेकिन उससे पेट्रोलियम की जो खपत है वो बढ़ जाएगी, दरामद बढ़ जाएगी, आपका फिर ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ये बैलेंस ट्रेड का रखना और इसका तवाज़ुन बरकरार रखना ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और गवर्नमेंट की कामयाबी होती है। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमतें भी उस हवाले से कम होंगी अगर आलमी मंडी से बरह रास्त हमारा जो है वो एक, आप ये कहें कि आप लिंक है, आप गवर्नमेंट इसके ऊपर प्ले नहीं करती कि ना हम सब्सिडी दे रहे हैं और ना हमको एक्स्ट्रा लेवीज उस तरह की लगा रहे हैं। लेकिन सिचुएशन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन जो इस वक्त है, ये एक पेचीदा सूरत हाल है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल आपने नुकसान भी हैं, लेकिन वो उसको स्मार्टली हैंडल करना आपने और तेज़ी से हैंडल करना, मैं ये कौम वो जानना चाहते हैं। मैंने इसलिए ये बात की है कि हम कोई लारे लपे लगाने वाली हुकूमत नहीं है, अमली इकदाम करने वाले लोग हैं। उसी के नताइज अभी आपके सामने आए हैं। जो बात आपने की है कि ये आपको स्पीड, शहबाज स्पीड इस काम में बिल्कुल नज़र आएगी, लेकिन ज़ाहिर है रातों रात नहीं होना। हमारे पास कोई चीज़ ऐसी प्रोडक्ट तैयार तो नहीं पड़ी जनाब कि आप उन पे टैरिफ ज़्यादा और हमारे पे कम है तो रातों रात यहाँ से जहाज़ लोड के जाएंगे। ये पॉलिसी बनाने के लिए और इससे जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो निकालने के लिए ही गवर्नमेंट ने, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो वर्किंग ग्रुप और स्टीयरिंग कमेटी बनाई है कि इसमें हम किस तरह काम करें, कितनी तेज़ी से करें और पाकिस्तान को इससे मैक्सिमम क्या फ़ायदा हो, इसके नताइज आप तक बहुत जल्द आएंगे। और इसके ऊपर चूंकि ये इट्स नॉट अ पॉलिटिकल सिचुएशन जिसके ऊपर आप फ़ौरन कोई सियासी बयान दे दें, ये टेक्निकल बात है। और इसके ऊपर 6 महीने लगा दें तो ये ना 6 महीने बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। मुझे एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल जूते हैं, 99%, 99% जो जूते अमेरिका में जाते हैं वो बाहर से जाते हैं। अब उन सब ममालिक पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को चाहिए नहीं कि इसमें भी अपनी ये नाइकी के शूज़ भी, ये सारे शूज़ वो जाते हैं, तो हम पहले भी बना रहे हैं, पहले भी भिजवा रहे हैं, उसको बढ़ा दीजिए, खासतौर पे वियतनाम से। देखिए, आप देखें जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की, स्पोर्ट्स में जूतों की बात कर रहा हूं। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आपने नाम लिया है
जॉगर्स और बाकी चीज़ें और हमारे दूसरे जूते भी जो 99% तमाम शूज जो है पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब इस तरह नहीं मशहूर तो है, लेकिन वियतनाम बहुत बेचता था ना, अब वियतनाम के लिए मुश्किल हो गया, चाइना के लिए मुश्किल हो गया, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो गया, पसंद किए जाते हैं। और इसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको जराए देंगे ना। देखें अभी इसी को ले लें, अगर बिजली पे दोबारा आ जाए, अब बिजली सस्ती करने से और घरेलू सार्फिन को जो मैंने आपको बताया है कि 50 रुपये यूनिट से आज 34 रुपये पे आ गए हैं, मजीद भी बिजली सस्ती होगी तो पाकिस्तान में सनत का पहिया जो है वो तेजी से हरकत में अच्छा, ये बताइए जो नई इंडस्ट्री लगेगी। और कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं एक जुमला कह दूं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये ऐलान कर रहे थे बिजली में कमी की, तो पाकिस्तान के नामवर सनतकार वो उस वक्त हॉल में मौजूद थे। बराह रास्त उन्हें मुखातिब करके प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि मैं आपको हर तरह की फैसिलिटेशन दूंगा, हर सहूलत आपके कदमों पे निछावर करूंगा, ये अल्फाज थे। और अब उन्हें अगर हम तगड़ा करेंगे, फैसिलिटीज देंगे, तो फिर वही जो आप बात कर रहे हैं, किस तरह प्रोडक्ट बढ़ेगी, हमारी पैदावार बढ़ेगी और ज़ाहिर फिर वो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। को तगड़ा करें, सनतकारों को तगड़ा ना करें, सनत को तगड़ा करें। हमारे सनतकार कम वैसे ही हैं जैसे अमरीकी हैं। इस वक्त मोस्ट हेटेड पर्सन अमेरिका में इलॉन मस्क हो गया है। आपको पता है ना कितना पैसा उसने लगाया और कितना अमीर है, क्योंकि उसकी कार इंडस्ट्री बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। सनत और सनतकार को मैंने अलग अलग नहीं किया, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री के फैसिलिटेशन, ये बिजली जो है ना, ये नहीं हुआ कि सनतकार के घर का बिजली का बिल जो है, ये बात घर के बिजली के बिल को छोड़ दें। हम कह रहे हैं इंडस्ट्री को फैसिलिटीज दें, इंडस्ट्री को आप जो है वो 70 साल से हमने इस इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा 70 साल से हमने इस इंडस्ट्री की जो छोटी सी है हमने प्रोटेक्ट किया, चाहे कार इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो। और इन रिटर्न कितनी हमारी एक्सपोर्ट्स इन्होंने बढ़ा दी, आप बता दें मुझे। सिर्फ इनको प्रोटेक्शन मिलती है, ये खुद अमीर से अमीर होते जाते हैं और नए पैसा बाहर ले जाते हैं। देखिए, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कितने अच्छी इंडस्ट्री की एग्जांपल मैं अभी दूं, एक फैसलाबाद की मुझे याद आ रही है, 2-3 और होंगी, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वो इस तरह के बेनिफिट्स ले जाते हैं, सही इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका इंश्योर कैसे करेंगे? किस्मती से पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो है वो पिछले, अगर आप कई सालों की बात करें और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और ये दौर, आपको पता है 3 सालों में 3.5 साल में क्या हुआ है? बंद हुई है। कितने कर्जे इनके माफ किए हैं, कितने 250 तो गलत है ना। मैं क्यों इस बात को जस्टिफाई करूं कि कर्जे जो माफ किए हैं इसी तरह का गलत है? ये कर्जे लेके चले गए, की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कर्जे लेके चले गए, माफ करवा लिए टेक्सटाइल मिल ओनर्स ने। देखिए जी, अगर 3.5 साल में अगर किसी ने भी फिर ऐसा किसी दौर में मुल्क को इन हवालों से लूटा है तो मैं तो उसे डाका कहूंगा, मैं उसे फैसिलिटेशन नहीं कहूंगा। शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। ये चीजें ऐसी होती हैं कि इसमें आपको इंशाल्लाह अमली इकदामात और विद टाइमलाइंस आपको नजर आएगा कि हम काम कर रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस पे जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन उभरनी है अब, वो ये है कि कीमतें आपको कम करनी पड़ेंगी। लोग तंग है महंगाई से, वो चाहते हैं आप कीमतें कम करें। अगर आप कीमतें कम करेंगे तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होगा और ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो पैसे भी आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? देखिए अब साहब, ये सारे को दरामद और हाल की आप बात कर रहे हैं ना, ये रियाजी में जैसे कहते हैं ना 2 + 2 4 होते हैं, ये उस तरह की सूरत हाल नहीं होती। इसी बैलेंस को, जैसे पहले मैंने कहा, रखना और मुतवाज़न रखना, यही हुकूमत के लिए चैलेंज होता है और यही हमारी वजारत ख़जाना के लिए, वजारत तजारत के लिए और उसके साथ जो हमारे थिंक टैंक्स बैठे होते हैं, गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं, ये उनका इम्तहान होता है कि किस तरह एक मुतवाज़न तरीके से चलें, अवाम की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आए, उन पे बोझ ना डाला जाए। जो भी आलमी मंडियों में अगर कुछ कीमतें गिरती हैं पेट्रोल की तो उसका फ़ायदा बड़ा रास्ता अवाम। चलें, मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ, ऑन रिकॉर्ड देख लेंगे क्या करते हैं। दूसरी बात, पंजाब में कम से कम तनख्वाहें 37,000 है, अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा। उन्होंने इंश्योर करना है कि तमाम जगह पे कम से कम तनख्वाहें दी जाएं। आप कह रहे हैं कि सनतकारों को वो पता नहीं क्या पाँव में निछावर कर देंगे। क्या सनतकारों को आप इस बात पर भी लाएंगे, जब आप आम आदमी की बात कर रहे हैं कि आपको इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इतने आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, तो आप मज़दूरों का, वर्कर्स का, मिडिल करियर लेवल जो लोग हैं उनका भी ख्याल करें, उनके भी हुकूक दें? विल यू मेक श्योर? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट मैंने आपको दी है ना कि हम सनत के पहिए को मज़ीद फ़रोग देने के लिए उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, आप समझ रहे हैं कि हम सनतकार इंडस्ट्रियलिस्ट तबके के उमरा को फैसिलिटेट करेंगे? नहीं, मैं डर रहा हूँ। नहीं, हर हुकूमत ने ये किया है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ सनतकारों को कि बिजली के कारखाने भी इन्होंने लगाए सुने ना, और जब उस पे पैसा भी कमा रहे, वो यही लेके जाते रहे ना सारा, जितना हम पे डेट बढ़ गया। को फरोग दिया जाएगा तो मजदूर सनत का हिस्सा है, फिर सनत को फरोग ऐसे दिया जाएगा कि मजदूर मिनिमम वेजेस मिले, मिनिमम वेजेस, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स
उनके ऑन द जॉब जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो? ये उन फैसिलिटेशंस में जो सनत को हम फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट, ये उसका हिस्सा है, जुज़ है उसका। हम तो सिर्फ उमरा को और अमीरों को फैसिलिटेट नहीं करने की बात कर रहे। और जब सनत खुशहाल होती है तो मजदूर भी खुशहाल होता है और उससे रिलेटेड किसान भी खुशहाल होगा, उससे रिलेटेड आपकी हर वो तबका सोसाइटी का जो जुड़ा हुआ है वो उसको जो है फैसिलिटेशन मिलेगी खुद ब खुद। चलिए मैं आपकी बात आखिर में सिर्फ एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया कि पीटीआई ने कहा है कि अली मीन गंडापुर साहब ने कि अप्रैल में इस महीने में एनएफसी अवार्ड काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होनी चाहिए और जो उनका हिस्सा बनता है एनएफसी के ज़रिए उनको मिलना चाहिए और वो हर सूरत से करना चाहते हैं, वरना वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए, ये जायज़ बात है और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि दो राय नहीं, ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन धौंस और धांधली से आप अगर ये कहें कि आप वफाकी हुकूमत को मरूब कर लेंगे तो ना पहले ऐसे हुआ है ना आइंदा ऐसे होगा। लेकिन जहाँ तक राइट है जो खैबर पख्तूनख्वा का बनता है सूबा, वफाक ने ना पहले उसमें कोई रुकावट डाली है ना आइंदा डालेंगे। कतई तौर पे ये ना समझा जाए कि जिन सूबों में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे हम कोई इम्तियाजी सलूक करेंगे। वो सूबे पाकिस्तान के हैं, वो किसी जमात की मिल्कियत नहीं है। हम मसावी सलूक कर रहे हैं पंजाब के साथ, सिंध बलोचिस्तान और केपी, और उसके साथ जो हमारा राइट है आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें कोई तफरीक नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर ने रखी है। इट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल साहब, हमसे बात करने का वक्त है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल वो भी इसी मौजू पर होगा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं उसमें पाकिस्तान पर सख्ती है और भारत पर नरमी है, इसकी क्या वजूहत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का, लेकिन वक्त नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं सैटेलाइट के और इंटरनेट के एडिटोरियल में जो बातें हम करना चाहते थे बहुत अहम है, इसलिए हम उसको कल या परसों आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज का एडिटोरियल यही समझें कि अगर हमने 2025 में दुनिया में तरक्की करनी है तो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा इंटरनेट इस काबिल होना चाहिए कि हम आज जो चैलेंजेस में आए हैं, ट्रंप ने दिए हैं, और दुनिया में जो हमारा दूसरी कौमों के साथ मुकाबला है वो मुकाबला इस इंटरनेट और इस कनेक्टिविटी के साथ होना नामुमकिन है। गौर कीजिए। गुड नाइट।